नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज़ चैनल IBC 24। और आज IBC 24 पर बहुत ही खास शख्सियत से हम मुलाकात कर रहे हैं। इन्हें आप टेलीविज़न पर लगातार नेशनल डिबेट्स में राष्ट्रीय विषयों पर खुलकर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए देखते हैं। आज हमारे साथ में हैं सुप्रिया श्रीनेत जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हैं ही, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन भी हैं। नमस्कार सुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। नमस्कार आपको मेरा। सुप्रिया जी, मध्य प्रदेश आपका आगमन हुआ है। मध्य प्रदेश की सियासत से ही शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होने हैं और कर्नाटक जीत के साथ में कांग्रेस पार्टी को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। लेकिन क्या कर्नाटक का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अप्लाई करेंगे? जैसे वहाँ 5 वायदे किए थे, उनको पूरा करने का काम सरकार वहाँ कर रही है। क्या इसी तरह के 5 बड़े वायदों के सहारे हम चुनाव मैदान में देखेंगे कांग्रेस पार्टी को? ये सिर्फ कर्नाटक का ही फॉर्मूला नहीं है पुनीत जी, मुझे लगता है ये पूरे देश का फॉर्मूला है, क्योंकि देश की समस्याएं एक एक जैसी हैं। चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार से जूझते हुए लोग हो, और जो जिस तरह से कम आय हो रही है लोगों की, और कुछ लोगों के हाथ में सारे संसाधन जा रहे हैं। मुझे लगता है ये देश का फॉर्मूला, और देश के लोग अब चाहते हैं कि कोई उनके बीच जाकर उनकी बात सुने और उनसे हवाई बातें, जुमले ना कहे, उनसे वो बातें करें जिनको वो पूरा करेंगे। और इसीलिए चाहे वो हिमाचल की हमारी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में OPS लागू करना हो, या कर्नाटका की हमारी सरकार ने प्रचंड बहुमत के बाद अपने पहले कैबिनेट में अपनी 5 गारंटियों को लागू करने का फैसला लिया हो, यह ऐतिहासिक है। और इससे लोगों के अंदर विश्वास जगता है कि हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो वो कहेंगे वो कर दिखाएंगे। हमने वो राजस्थान में किया है, हमने वो छत्तीसगढ़ में किया है, हमने वो हिमाचल में किया है, और अब हमने वो कर्नाटका में करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा जीतना तभी कायम हो पाता है जब आप उनसे जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की कवायद करते हैं। इस देश ने दावे और जुमले तो अदरवाइज बहुत सुने हैं। सुप्रिया जी, मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिक्स लंबे समय से हम देखते और ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रयास 2018 में किया, गवर्नमेंट भी बना ली। उस समय जो वायदे किए थे, अब की सरकार, ये शायद रेयर ही देखने को मिलता है कि हमने एक लंबा सेशन देखा है जब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बीच में रोज सवालों का सिलसिला चलता था, और उनका अटैक कांग्रेस पर उन्हीं वायदों पर था जो तब पूरे नहीं हो पाए जब सरकार बीच पे ब्रेक हो गई और तख्ता पलट गया, या हम कहें दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। क्या ये अब की बार बड़ी दिक्कत होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता दिक्कत। मैं समझ नहीं पाई आपका सवाल। एक्चुअली दिक्कत या भरोसा जीतना, आप लोगों से क्या संवाद स्थापित कर रहे हैं उस पे होगा। मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मध्य प्रदेश में है वो काफी दम्भ और अहंकार में है, और लोगों की जमीनी हकीकत से दूर हो चुकी है। आप जब लोगों की बात सुनना बंद कर देते हैं और अपनी बात लोगों पर थोपने लगते हैं, तो ये देश हिंदुस्तान है और ये बदलाव कर देता है। और इसीलिए मेरा भारत की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसमें बहुत बड़ा भरोसा है कि वो सत्ता परिवर्तन तब करते हैं जब उनको समझ में आ जाता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग विमुख हो चुके हैं, संवेदनहीन हो चुके हैं। वो उन्होंने कर्नाटका में किया, वही वो मध्य प्रदेश में करेंगे। राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। राजनीति में सवाल का जवाब देने का काम चुनी हुई सरकार का होता है। उनके पास संसाधन है, संस्थाएं हैं, पावर है। लेकिन आज एक ऐसी प्रणाली बन गई है कि बजाय सरकार जवाब दे, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है। मुझे लगता है इस प्रणाली को लोग अपने आप सुचारू रूप से फिर से कायम करेंगे, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में। 18 के इलेक्शन में सवाल का एक हिस्सा ये था कि 18 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ी घोषणा की, उनकी कर्ज माफी की, और उसी अधूरी कर्ज माफी को लेकर सवाल का सिलसिला शुरू हुआ था। तो क्या अब जब आप नए प्रोमिसेस करेंगे तो बार बार बीजेपी कहती है आपके पुराने प्रोमिसेस का क्या हुआ? नहीं, सवाल तो बीजेपी से पूछना है कि चोरी की आपने सरकार बनाई हुई है पैसे और एजेंसी के बल पे। कोरोना काल के दौरान संसद ही इसलिए चल रहा था कि आपकी चोरी की सरकार किसी तरह से बन जाए। तो सवाल तो आपसे पूछना है कि आपने क्या किया इन सालों में। आपने इस प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए, किसानों के लिए आपने कौन से राहत के काम किए? क्योंकि हमारे प्रदेश में जो सरकारें हैं हम कर रहे हैं। हम अब कर्नाटक में भी 500 सिलेंडर दे रहे हैं, हम राजस्थान में भी दे रहे हैं। हमने OPS छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दी, राजस्थान में भी कर दी, हिमाचल में भी कर दी। हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत
2000 रुपए महीने का महिलाओं को दे रहे हैं। कर्नाटक में 1500 की बात हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हम यहां पर भी 500 का सिलेंडर देंगे। तो आपने क्या किया? देखिए, मेरा अपना मानना है, और क्योंकि मैं मीडिया से आती हूं तो आपसे थोड़ी धृष्टता से यह भी कह सकती हूं मैं कि जब आपने एक सरकार चला ली और जब चुनाव का वक्त आता है तो आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाना है, आपको अपने काम के बल पर अब बात करनी है। आप हमसे सवाल मत करिए, आपने क्या काम किया है वो जनता के सामने रखिए, और जनता आंकेगी कि वो आपको वापस भेजेगी या आपको शिकस्त करेगी। और मुझे ऐसा लगता है जनता ने मध्य प्रदेश की मन बना लिया। हमें इसका आभास भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हो गया था। एक और प्रॉमिस की बात करते हैं। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन वाली एक जो लाइन है, एक हिस्सा है, इसे बीजेपी ने जमकर कैश कराने की कोशिश की, वो चला नहीं चला, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उस पर सियासत में बड़ा उबाल आया। अब मौलाना मदनी साहब कहते हैं अब कांग्रेस को अपनी पुरानी भूल सुधारते हुए अपने बजरंग दल पर बैन की बात पर अमल करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कल से ही इस पर जबरदस्त सियासत गर्मा गई। आपको लगता है ये वायदा भारी पड़ सकता मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, हर प्रदेश की स्थिति अलग होती है, लेकिन एक ये सच है जो आपने कहा कि भुना पाई या कि नहीं पाई। बीजेपी नहीं भुना पाई कर्नाटक में। और क्यों नहीं भुना पाई? क्योंकि मैं एक हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म का पालन करती हूं, और मेरा अपना मानना यह है कि हिंदू धर्म में जरा सी भी हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। और हिंदू धर्म के अनुयायी जो श्री राम के परम भक्त, हनुमान के भक्त हैं, जो सौहार्द के लिए, पराक्रम के लिए, साहस के लिए जाने जाते हैं, अगर आप उनके समकक्ष गुंडों को खड़ा करिएगा तो जनता आपको जवाब देगी। क्योंकि जनता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप उनके देवताओं की तुलना, आप उनके देवताओं को समकक्ष उन गुंडों के खड़ा कर दीजिए। और फिर अगर गलत कोई कानून व्यवस्था के साथ करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे फिर वो पीएफआई हो या कोई और हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि सियासत जो है अब उन मुद्दों पर हो जो लोगों के मुद्दे हैं। कभी सोचा है आपने कि प्रधानमंत्री जी के लाख दुखड़ा रोने के बावजूद, हर मीटिंग में अपनी ही बात करने के बावजूद बीजेपी का तिलिस्म क्यों नहीं चला? क्योंकि लोग उकता गए। लोग कहते हैं अपना दुखड़ा अपने घर में जाके रोइएगा, हमारे यहाँ आए हैं तो पहले महंगाई की और बेरोजगारी की और भ्रष्टाचार की बात करिए। यही मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। तो इधर उधर बरगलाने के इश्यूज करना मुझे लगता है बीजेपी के लिए हानिकारक रहेगा, लेकिन जितनी वो अपनी क्षति पहुंचाए हमारे लिए अच्छा है। पर अभी वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं ठीक है आपने वायदा किया था और आप वायदे पूरे करते हैं, तो चलिए कर्नाटक में सही बैन लगा कर दिखाइए। आप बैन लगा दीजिए, और बैन लगाने को लेकर चुनौती भी देते हैं मध्य प्रदेश में। हम चुनौती स्वीकार करेंगे जब हमें वो रोजगार बनाने की चुनौती देंगे। हम चुनौती स्वीकार करेंगे जब वो कहेंगे कि जैसे आपने राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगाया है वैसे मध्य प्रदेश में लगा के दिखाइए। हम तब मानेंगे भाजपा को जब वो चुनौती हमें देंगे कि जैसे छत्तीसगढ़ में आपने न्याय योजना लागू करी है वो यहां पर करिए। हम चुनौती तब स्वीकार करेंगे जब धान और गेहूं की रिकॉर्ड फसल की खरीद यहां की सरकार करेगी। इनकी चुनौती हम तब स्वीकार करेंगे जब वो लोगों के भले के लिए होगी। जबानी जमा खर्च बहुत कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश उससे उकता चुका है। तो इधर उधर की बातें अब चलेंगी नहीं। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं काफिला क्यों लुटा, अब इसका जवाब दीजिए, इसका हिसाब दीजिए। कमलनाथ जी सबसे सुदृढ़ तरीके से पार्टियों को चलाने वाले कुशल एक नेता हैं, लेकिन इन दिनों कमलनाथ जी के ऊपर पर्सनल वार भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मुख्यमंत्री जी की तरफ से होता है। अब उम्र के ऊपर गृह मंत्री जी ने कटाक्ष करना शुरू किया है कि उनकी उम्र हो गई, वो भूल चले हैं, वो कुछ का कुछ कह देते हैं। सीधे जिस चेहरे को आप मजबूती से एक दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं, इतना लंबा जिनका करियर है, उस पर उम्र हावी हो गई, ये कहकर कटाक्ष किया जा रहा है। पुरी जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, और यह बात मैं वाकई में दिल से कह रही हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी हम पर जितना व्यक्तिगत हमला कर सकती है, हमारे नेताओं को जितना भला बुरा कह सकती है, हमें जितने अपशब्द कह सकती है, हमारे अनुभवी नेताओं के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, ये सर्वविदित है। अब वो कमलनाथ जी के लिए क्या क्या नहीं कह रहे, ये भी सर्वविदित है। वो और कहे, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वो अपने असली रंग और दिखाए, क्योंकि हिंदुस्तान के आवाम को एक चीज मंजूर नहीं है, और वो है दंभ में, अहंकार में चूर तानाशाही सरकार, और इसका सबक वो जरूर सिखाते हैं। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूं, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूं, बजरंग बली से प्रार्थना करती हूं कि और ये हमको अपशब्द कहें, क्योंकि लोगों को वो बर्दाश्त नहीं है। ये कमलनाथ जी की उम्र की बात कर रहे हैं,
क्या किसी की उम्र पर कोमा लग जाता है जैसे ये लोग लगा देते हैं? इस तरह की बेवकूफी की बातें इन लोगों से सुनना और कहना में भी हंसी आती है, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये बातें और कहें, क्योंकि जितना ये कहेंगे इनके असली रंग, इनकी बौखलाहट और इनकी घबराहट साफ दिखेगी। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप मुद्दों से भागकर व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं, जब भी आप मुद्दों से भाग के किसी की उम्र का, किसी के स्वास्थ्य का, किसी के फलाने का, किसी के ढिमकाने की बात करते हैं, तो समझ में आ जाता है कि जमीन आपके पैरों के तले से खिसक चुकी है। एक बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश में सिंधिया जी भी हैं। बार बार बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस को अब पता चलेगा बिना सिंधिया के इलेक्शन। वो ये भी कहती है सिंधिया जी को आपने छल दिया, उनके नाम पर वोट ले लिया था और बाद में फिर उनको कह दिया जाएं, सड़क पर उतर जाएं, और इसीलिए वो चले गए, आप संभाल नहीं पाए। अब सिंधिया के बिना इलेक्शन को कांग्रेस पार्टी कैसे देखती? इजी हुआ है या ये चुनौतीपूर्ण वाकई बना है जैसा बीजेपी का दावा है? मैं एक बात कहूंगी, कांग्रेस की ये जो लड़ाई है, और मुझे लगता है समूचे विपक्ष की जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को सबसे प्रबल तरीके से मेरे नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई के लिए उन्होंने हर कीमत अदा करी है, चाहे वो अपनी सदस्यता हो, चाहे 20 साल से जिस घर में रह रहे हो वो, और जिस लड़ाई के लिए उन्होंने इस देश के 4000 किलोमीटर पैदल नाप दिए, अजनबियों को गले लगाए, और आज भी वो एक ट्रक ड्राइवर से जाकर उसकी ट्रक में मिल रहे हैं, इस गर्मी में उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि लोगों की चुनौतियां क्या है, लोगों की परेशानियां क्या है। वो ढांढस बनाना चाहते हैं लोगों को अब नफरत के इस माहौल में मोहब्बत चाहिए। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। ये लड़ाई संशय से नहीं लड़ी जा सकती है। आपको एक घर चाहिए दिल्ली में तो आप पीछे से जुगत भिड़ाइए, ये लड़ाई वो लोग लड़ ही नहीं सकते हैं। तो जो हमें छोड़ के भाजपा में शामिल हुआ, उनके साथ तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि आप इस लड़ाई को लड़ने लायक ही कभी नहीं थे, क्योंकि ये ऐसी विचारधारा की लड़ाई है जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की लड़ाई है। ये सिर्फ अब सूरज चांद की लड़ाई है, इस तरह की लड़ाई है ये। तो मेरा अपना मानना है कि मेरा उनसे कोई खेतमेड़ का झगड़ा नहीं है। वो कभी हमारे साथी थे, आज विपक्ष में है। उनकी विपक्ष में क्या हालत है, क्या रसूख है, ये तो वो खुद ही बता पाएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी और गौर जी और फलाने जी के बीच में और तोमर जी के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की क्या पहचान भाजपा में है मध्य प्रदेश में? मुझे लगता है इस पर मैं कम टिप्पणी करूं तो अच्छा है। भाजपा देखेगी उनको कैसे यूज करना है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जहां दोनों जगह इलेक्शन है, वहां रियल मुद्दों की तलाश, जैसे कांग्रेस पार्टी का दावा है। हम अक्सर अपनी डिबेट्स में, आपका भी इतना लंबा एक्सपीरियंस है डिबेट का, हम उनसे पूछते हैं साहब असल मुद्दों पर आप बात करें, लेकिन धर्म, धर्मांतरण, जिहाद, हिजाब, इस तरीके के मुद्दे, और अब तो फिल्मों पर भी होने लगा। फिल्म केरल स्टोरी पर एक लंबा बहस का सिलसिला चल पड़ा, जिस दिन रिलीज हुई, जिस दिन से उसकी तारीख आई, तब से इन मुद्दों से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैसे डील करेगी, या अब तक जैसे डील कर रही आपको लगता है ये सही वे है? क्योंकि ये आरोप, ये आक्षेप और बढ़ते जाएंगे चुनाव आने तक। और ये आक्षेप कौन बढ़ाएगा? ये तो आप बिना पलक झपकाए मुझे बता सकते हैं। ये आक्षेप वही लोग बढ़ाएंगे जो मूल मुद्दों की बातों से भागना चाहते हैं। कर्नाटक के चुनाव के दिन आप केरल स्टोरी की बात कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा मूवी को प्रमोट खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जिस पिक्चर को सुप्रीम कोर्ट में मानना पड़ा कि 30,000 नहीं 3 औरतों की कहानी है, उसको प्रोपेगेट करने का काम मोदी जी का पूरा मंत्रालय, मंत्रीगण और खुद मोदी जी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने लपक लपक के दौड़ दौड़ के कश्मीर फाइल्स प्रमोट करी थी, और कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। महीनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे मिलने नहीं जाते। राष्ट्रीय स्तर पर आप बहुत सारे स्टेट्स को और वहाँ पर कांग्रेस की पॉलिसीज़ को, सरकारों के चलने को देखती है। सबसे मजबूत सरकार पूरे देश में एक बड़े लार्ज नंबर के साथ अगर कहीं चल रही तो वो छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ में कर्नाटक चुनाव के बाद एक बड़ा ही अच्छा चेंज हम देख सकते हैं। अब विपक्ष उन सारे मुद्दों जिसकी अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे उनको छोड़कर यहाँ करप्शन ढूंढने निकली है। पोल खोल अभियान लेकर के बीजेपी के लोग पूरे प्रदेश में निकले हैं। उस गौठान को चुना है जिस पर सबसे ज्यादा काम या महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर यहां छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसे पेश किया था। क्या ये कांग्रेस को आगे जाकर वाकई बीजेपी इस मामले में चैलेंज कर सकती है? आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा तो अपना मानना यह है कि यह सुखद समाचार है कि भारतीय जनता पार्टी ने वैमनस्यता फैलाने को छोड़ दिया है। यह सुखद समाचार है कि हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करने को छोड़ दिया। यह सुखद समाचार है कि नफरत के बाजारों में वो भी मोहब्बत की दुकानें खोलने पर आमादा हो गए। अच्छी बात है। वो दिया लेकर भी ढूंढेंगे और मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भी ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार ने उम्दा काम किया है
किसानों का बहुत भला किया है, ओपीएस लागू करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, सरकारी महकमे का भला किया। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ना प्रबल मुद्दा है, ना कोई सबूत है, ना कोई नेता है, ना कोई नैरेटिव है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सरकार ने उम्दा काम किया है और उसका अच्छे ढंग से प्रचार भी किया है, जहां पर हम कांग्रेस के लोग थोड़े से कमजोर हैं, मोदी जी की तरह मार्केटिंग नहीं कर पाते। अब वो भी सीख रहे हैं और उनसे बेहतर करके दिखाएंगे। आपको लगता है विपक्षी एकता का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी कर रही है 24 के लिए वो हो पाएगा? क्योंकि ममता जी हों, केजरीवाल जी हों, या दक्षिण में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री हों, जब उनको कर्नाटक में इनवाइट नहीं किया वो एक खबर बन गई। वो क्यों नहीं इनवाइट किए गए उसके अलग अलग एंगल्स निकाले जाने लगे। विपक्षी एकता और किसी एक चेहरे के ऊपर सहमति, जैसे नीतीश कुमार क्या उसका चेहरा बनेंगे, क्या उस पर कांग्रेस पूरी तरह काम कर पाई? 100% होगी विपक्षी एकता, और उस विपक्षी एकता की धुरी भी कांग्रेस पार्टी बनेगी। विपक्ष क्या है? लोगों को लगता है विपक्ष मोदी जी का विपक्ष है। जी नहीं, विपक्षी पार्टियां जो हैं, हम सबके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि हम संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। हम इस देश में वैमनस्यता को खत्म करना चाहते हैं। हम इस देश में जनता का राज चाहते हैं और संविधान को अपना सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा एका का सूत्र विपक्ष का ये है। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा और लोगों से बात होगी। हमने 22 घटक दलों की सरकार चलाई है 4 से 14 तक, और ऐसी सरकार चलाई है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ रहा है और सबसे ज्यादा नौकरियों का सृजन रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी रही है। 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला है हमने। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2004 से 14 के बीच में एक बड़ा सफल फॉर्मूला था। कहीं पर हम दिल बड़ा करेंगे, कहीं पर कोई और पीछे कदम हटाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता बिल्कुल नजर आएगी। और जो आपने कर्नाटका में देखा स्टेज पर, चाहे वो स्टालिन जी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आई महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी जी हो, ममता बनर्जी जी के भेजे रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो लेफ्ट खड़ा हो, मुझे लगता है काफी हद तक आपको विपक्ष एक साथ खड़ा नजर आया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आप और लोगों को लाएंगे। हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और मुद्दों पर विपक्ष में कोई संशय नहीं है। सुप्रिया जी, इतना लंबा आप एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको नहीं लगता कि अब पहले अल्पसंख्यकों की राजनीति का एक दौर चला था और उसकी सबसे बड़ी पैरोकार के तौर पर कांग्रेस पार्टी को देखा जाता रहा, अब वही चीज़ उठा करके बार बार बीजेपी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर घेरती है और अब एक बहुसंख्यक राजनीति का एक चलन या दौर चल पड़ा है, तो कांग्रेस को भी उस ट्रैक पर आना पड़ा है या कांग्रेस को क्या कोई चेंजेस लाने पड़ रहे हैं अपने अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत गर्व से मैं बोलती हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को भाई मानती है, जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखती है, जो इस देश के सेक्युलर फैब्रिक में यकीन रखती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कोई मुस्लिम अपीजमेंट या अल्पसंख्यक के लिए आपने जो राजनीति कही, हमने वो कभी भी करी है। हम बिल्कुल शोषित वंचित वर्गों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं, हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, हम बिल्कुल बात करते हैं उन अल्पसंख्यकों की जिनके पास संसाधन नहीं है। इसमें क्या बुराई है? लेकिन हम उसी लहजे में, उसी तौर पर हिंदुओं की भी बात करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास ना संसाधन है, ना एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज है। और इसीलिए जब हम मनरेगा की बात करते हैं, जब हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करते हैं, जब राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये सब भारतीयों के लिए है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जनता जागरूक होती है तो कैसे रिजेक्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका में एससी सीट्स में से मात्र 30% सीट मिली, 31 सीटों पर डिपॉजिट जमा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइबल बेल्ट में, ट्राइबल सीट्स में एक भी सीट नहीं मिली। और मैं आपके माध्यम से जनता के सामने एक सवाल जरूर रखना चाहती हूं कि क्या भारत की महामहिम राष्ट्रपति, और यह गर्व की बात है कि वो अनुसूचित जनजाति से, ट्राइबल क्षेत्र से, ट्राइबल वर्ग से आती हैं, वो संविधान की सबसे बड़ी अभिभावक हैं, वो इस देश की प्रथम नागरिक हैं। और जब संसद का उद्घाटन करने का वक्त आता है और अनुच्छेद 79 यही कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उस राष्ट्रपति का हक आप मार लेते हैं, उस राष्ट्रपति को उसके हक से वंचित कर देते हैं। ये सम्मान आप दलितों का, ये सम्मान दलित राष्ट्रपति थे, उनको नींव डालते वक्त नहीं बुलाया, एक ट्राइबल राष्ट्रपति है, उनको उद्घाटन के लिए नहीं बुला रहे, तो किस लिए आपने लोगों को चुना हुआ है? क्या ये सिर्फ आपकी लिप सिंपैथी, आपके प्रोपेगेंडा के लिए? इनको इनका हक दीजिए
और मेरा अपना मानना है कि ये अवमानना इस देश का हर ट्राइबल, हर शोषित वंचित वर्ग देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री अभी भी विदेश यात्रा पर हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है ऐसा मान सम्मान और इस तरह का गौरव कभी पूरे देश ने नहीं देखा दुनिया भर में, जैसा अभी मोदी जी का है। और मोदी जी भी ये लगातार कहते हैं कांग्रेस को कि आप जितना हमें नीचा दिखाने की, पर्सनल कमेंट करने की कोशिश करेंगे उतना ही मैं ऊपर जाऊंगा, पार्टी ऊपर जाएगी, और देश को वे ऊपर ले जा रहे हैं, इसका दावा उनका है, पार्टी का है। अब मोदी जी मीठी मीठी बातें तो ना करें, क्योंकि इस देश में एक शहीद की विधवा को कांग्रेस की विधवा कहना, यह काम मोदी जी ने किया है। एक मां को जर्सी गाय कहना, एक बेटे को हाइब्रिड बछड़ा कहना, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी कहना, यह काम मोदी जी ने किया। तो मोदी जी इस पर जितना कम बोले उतना अच्छा रहेगा। मेरा मुंह मत खुलवाइए मोदी जी पर। पहली बात, मोदी जी अपना दुखड़ा क्यों रहते हैं? आप सार्वजनिक जीवन में 4 बातें सुननी पड़ती हैं, 4 सवाल सुनने पड़ते हैं। आप इतने बड़े छुई मुई क्यों हैं? कर्नाटका गए तो एक लिस्ट लेकर आ गए, मुझे 91 चीजें कही गई हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको 900 चीजें कही जाएंगी, लोगों ने सुनी नहीं है क्या? आपने तो नेहरू तक को नहीं बख्शा है। और प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम लिखने पर आ जाए तो किताबें की किताबें भर जाएंगी जो आपने और आपके लोगों ने बोला है। तो आप सार्वजनिक जीवन में हिम्मत दिखाइए, राहुल गांधी सी सीखिए हिम्मत। क्या होता है साहस, क्या होता है निर्भीक होना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह को लेकर आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए, तैयारी करना अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान का ट्रेंड है एक अल्टरनेशन में गवर्नमेंट को बदलते रहना लोगों का। वहां पर सरकार ने अभी कुछ बड़े वायदे किए। एक हेल्थ को लेकर जो स्कीम है, आपको लगता है उसे मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या आप अभी भी कहेंगे कि हर जगह के हिसाब से चीज़ें बदलेंगी, अलग अलग होंगी? और क्या उम्मीद रखते हैं तीनों स्टेट से? देखिए, हर राज्य को फैसला अपने हिसाब से करना पड़ेगा। हर राज्य की जरूरतें अलग होती हैं, हर राज्य के संसाधन अलग होते हैं। हम उन गैर जिम्मेदार लोगों में से नहीं है कि बिना कैलकुलेशन किए कोई चीज अनाउंस कर दे। हम जो चीज अनाउंस करते हैं उसका पूरा कैलकुलेशन होता है, उसका अप्रूवल आता है, तब वो अनाउंस कर पाते हैं। तो हम उन लोगों में से नहीं है कि हम आके कुछ भी अनाउंस कर दें। कहना को है कह दो 15 लाख आएंगे अकाउंट में, कहने को कह दो 2 करोड़ नौकरी बनाएंगे हर साल। ना नौकरियां बनी 2 करोड़, ना 15 लाख आए। तो हम उन लोगों में से नहीं है। मुझे लगता है हर राज्य की हकीकत अलग है और हर राज्य उस पर निर्णय लेगा। आपने मेरा अनुमान पूछा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजस्थान ने जो महंगाई राहत रिलीफ कैंप शुरू किए हैं, या जो 500 रुपए का सिलेंडर शुरू किया है, या जो उन्होंने हेल्थ सेवा शुरू करी है, उसके बल पर राजस्थान में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी प्रचंड बहुमत से वापसी होगी और मध्य प्रदेश के लोग हमारे साथ मिलकर इस निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकेंगे और फिर से एक नई सरकार की स्थापना करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से हमको समय दिया। शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद IBS 24 के साथ जुड़कर खुलकर अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमने खास मुलाकात की सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। उनको उम्मीद है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बम्पर बहुमत के साथ में गवर्नमेंट लौट रही है, लेकिन इस दावे में कितनी हकीकत आप जनता ऐड कर पाते हैं, ये जनता से बेहतर और कौन जानता है। फिलहाल इस मुलाकात में इतना ही। अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहें IBS 24। नमस्कार।